सभी भैया बहनों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने इतिहास का पहला पाठ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक अध्ययन किया। उस पाठ के पुस्तक के पीछे वाले जो प्रश्न उत्तर है वो सब अपने उत्तर को पुस्तिका में कर रहे हैं। ये होमवर्क है। आज हम शुरू होते हैं और हमारा पाठ भूगोल का पहला पाठ और पुस्तक का 8वां पाठ नाम है जल संसाधन। इसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसी कहावत है और वास्तविकता में हम देखने में भी मिल रहा है। जल की कमी के कारण देश की स्थिति, लोगों की स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए हम इस जल संसाधन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जल संसाधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जल प्राकृतिक संसाधन है। जल प्राकृतिक संसाधन यानी ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। ऐसा संसाधन है जो बहुत ही बहुमूल्य है, प्राकृतिक संसाधन है और समस्त क्रियाएं यानी समस्त क्रियाएं, जीवन की समस्त क्रियाएं जल पर आधारित है। समस्त क्रियाएं जल आधारित हैं, यानी जल के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। मानव की समस्त क्रियाएं जल पर आधारित है। दूसरी बात, धरातल के 71% भाग पर जल है। हमारी पृथ्वी का जो धरातल है उसके 71% भाग पर जल और स्थल भाग 29%, यानी जल 71% है और स्थल भाग है 29%। लेकिन फिर भी जल की कमी है, क्योंकि इस जल का 97% जल 97% जल महासागरों में भरा है। यानी जो 71% जल है पृथ्वी में, सर्वाधिक जल है, लेकिन इस जल का 97% महासागरों में भरा है और महासागरों का पानी पीने योग्य नहीं है, लवणीय है। यहाँ का जल लवणीय है अर्थात पीने योग्य नहीं है। लवणीय जल होने के कारण यह पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जल उपयोगी है। 3% जल उपयोगी है, यानी जो पृथ्वी पर इतनी प्रचुर मात्रा में जल है उस जल में से मात्र 3% जल ऐसा है जो मानव उपयोग के लिए है। यही कारण और उपयोग हेतु जो जल है, उपयोग में जो जल आने वाला है यानी 3% उपयोग हेतु उपलब्ध जल में से 69% जल, यानी ये 3% जल उपलब्ध है। इसमें से भी ये जो 72% जल है वो हिम के रूप में है, अर्थात बर्फ के रूप में, हिम के रूप में जमा हुआ है, बर्फ के रूप में एकत्र है, जमा है। और 30% भाग भूमिगत जल है। 30% भाग भूमिगत है, यानी जमीन के अंदर है, भूमिगत है। शेष 1% जल ही सिंचाई, 1% जो जल बचता है वो सिंचाई, कृषि, पशुपालन, कारखानों आदि में उपयोग करने किया जाता है। इसमें इसका उपयोग होता है। इस आर्थिक क्रियाएं जो भी हैं, चाहे सिंचाई हो, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, कारखाने हो, जो भी आर्थिक क्रियाएं और पीने का पानी, सब में केवल शेष जल का 1% भाग ही काम आता है, वही उपयोगी जल है। अगर इस भारत में आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से भारत में 2025 तक आते जल की मांग बढ़ जाएगी। जल की मांग बढ़कर
जो है उससे बढ़कर जल की मांग 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी और उपलब्ध जनसंख्या की पूर्ति होना भी संभव नहीं होगा। जो जनसंख्या देश की बढ़ रही है लगातार, उस जनसंख्या की पूर्ति करना यानी पानी की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये जल की कमी का कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही पानी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, उतना ही जल अधिक आवश्यक होगा। इसलिए इस तीव्र वृद्धि के कारण और दूसरी स्थिति बन रही है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वातावरण में जो गर्मी बढ़ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग। इन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब इस जल का समुचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है, यानी अगर आने वाली पीढ़ी और जनसंख्या को जल की उपलब्धता बनाए रखनी है, आवश्यकता पूर्ति करनी है, तो हमें जल का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। उचित प्रबंधन किस प्रकार इस जल का उपयोग किया जाए, उचित प्रबंधन और संरक्षण इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी आने वाली सालों में जल की नितांत कमी उत्पन्न हो जाएगी और इसका कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना और वातावरण में तापमान का बढ़ना है। इस सब से बचना है तो इस जल का अभी से हमें उचित प्रबंधन और संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। जब तक ये उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक आने वाली जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब हम इस जल प्रबंधन के बारे में पढ़ने का काम शुरू करते हैं। जल प्रबंधन क्या, इसे कहते हैं जल प्रबंधन, और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। जल प्रबंधन, किस जल का प्रबंधन करना, कैसे प्रबंधन करना, इसके बारे में जानना। जल प्रबंधन, व्यर्थ जल जो बरसात के समय में वैसे ही बह जाता है, ऐसा व्यर्थ जल, उस व्यर्थ जल के सदुपयोग यानी वह बहकर चला जाता है, उसका उपयोग नहीं होता, तो उस व्यर्थ जल के सदुपयोग एवं अकाल में सूखे से निपटने के लिए जल का उचित प्रबंधन आवश्यक है। यानी जल का प्रबंधन क्यों करना है, क्योंकि बरसात का जल व्यर्थ बह जाता है और वह व्यर्थ बहने वाला जल अगर अकाल के समय या सूखे के समय हमारे काम आ जाए, इसके लिए उस जल का उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। इसीलिए इस जल का उचित प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि वह बरसात का जल बेकार में बह जाता है, हमारे कोई उपयोग में नहीं आता, तो उसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस जल का उचित प्रबंधन करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ की गई, यानी अनेक उद्देश्यों को लेकर ऐसी योजनाएं, बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हमारे देश में प्रारंभ की गई। इन जल परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन प्रथम प्रधानमंत्री ने इस जल प्रबंधन को समझा और जल प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। यानी आधुनिक भारत के मंदिर की तरह, जिस प्रकार मंदिर में जाने पर सारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर करता है, उसी प्रकार ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आधुनिक भारत के मंदिर कहलाती हैं। इस प्रकार का उन्होंने
संज्ञा उसको दी थी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चलाई जाती हैं, यानी जिसमें जल का प्रबंधन किया जाता है और उस जल का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित की जाती है। दोनों इस प्रकार की योजनाओं में ध्यान करते हैं, यानी कार्य करते हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाएं और राज्य सरकार की परियोजनाएं, दोनों सरकारों की इस प्रकार की परियोजनाएं होती हैं, उनके द्वारा ये परियोजनाएं संचालित की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित होने वाली परियोजनाओं, ऐसी ही कुछ परियोजनाओं के बारे में अब हम एक दो परियोजनाओं का वर्णन आज करेंगे, आज सुनेंगे। ऐसी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और कौन इनका संचालन कर रहा है और इनसे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में जानकारी रखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1948 ईस्वी में प्रारंभ, यानी हमारे देश की आजादी के बाद ये प्रारंभ हुई 1948 में, ठीक है। और 1963 में पूरी हुई, 1963 ईस्वी में पूरी, 48 में शुरू और 1963 में बनकर के तैयार हो गई भाखड़ा परियोजना। यह एक परियोजना सतलज नदी, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित हुई है। यानी सतलज नदी पर बिलासपुर के निकट हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना करके इस परियोजना का प्रारंभ किया गया। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट सतलज नदी पे पानी को रोककर बांध बनाया गया है और उसके द्वारा इस परियोजना प्रारंभ की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इनकी संयुक्त परियोजना, तीनों राज्यों की इसमें हिस्सेदारी है और संयुक्त परियोजना 3 राज्यों के, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं, 2 बांध बने हैं। दोनों बांधों में एक बांध है भाखड़ा बांध, पहला बांध है भाखड़ा बांध। ये भाखड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है, सीमेंट व कंक्रीट से बना बांध है। सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ बांध है और सीधे खड़े बांधों में से एक है, सीधा खड़ा बांध। विश्व के सीधे खड़े बांधों में इसकी गिनती की जाती है, सीधा खड़ा बांध है। और यह बांध 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर चौड़ा है। दूसरा बांध है नागल बांध, दूसरा बांध है नागल बांध, यहां लगे दूसरा बांध नागल बांध है। यह इस बांध से, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे, 13 किलोमीटर नीचे नागल नामक स्थान पर बनाया गया है। नागल नामक स्थान पर बनाया है।
13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया। इस बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। ये नांगल नामक स्थान पर है। इस परियोजना से सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई है। नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, जहां से विभिन्न भागों में सिंचाई होती है। ऐसी नहरों में भाखड़ा, नहरों के नाम है भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, सरहिंद, नाहल, नरवाना, एवं विश्व दोआब नहर, विश्व दोआब नहर। ऐसे करके इस बांध से पानी को निकालने के लिए, सिंचाई के लिए भाखड़ा, सरहिंद, नागल, नरवाना और विश्व दोआब नहर, ऐसी नहरें निकाली गई हैं। इसके अलावा नागल विद्युत ग्रह, नागल विद्युत ग्रह और कोटला व गंगवार में कोटला व गंगवार में 2 विद्युत ग्रह, जहां पर जल से बिजली बनाई जाती है, ऐसे विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो एक विद्युत ग्रह नागल विद्युत ग्रह और दूसरा कोटला व गंगवार में 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। इस प्रकार यह परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद दूसरी परियोजना है, उस परियोजना के बारे में और चर्चा करेंगे। एक और परियोजना जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। इस दामोदर घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करें। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना ये भी स्वतंत्रता के बाद 1948 में प्रारंभ। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में प्रारंभ हुई। पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना, संयुक्त परियोजना है। पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसमें इस परियोजना का निर्माण दामोदर घाटी को बंगाल का स्रोत कहा जाता है। दामोदर नदी, दामोदर नदी की विकरालता को कम करने के लिए, यानी वर्षा के दिनों में दामोदर नदी बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है और बंगाल को तहस नहस कर देती है। इस दामोदर नदी की विकरालता को कम करने के लिए, इस नदी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। एक तो ये कारण था इसका निर्माण का कि दामोदर नदी बड़े विकराल रूप धारण कर लेती है बरसात के दिनों में और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत जान माल को नुकसान होता है। उसकी विकरालता को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और दूसरा उद्देश्य था यहाँ इन राज्यों के, यानी झारखंड और बंगाल, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, यहाँ के लोग जो थे उन लोगों के लिए, उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इन उद्देश्यों को लेकर इसका निर्माण करवाया गया था, किया गया था। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी की विकरालता को कम करने के लिए और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से किया गया। यानी
जिससे बाढ़ रुक जाए, बाढ़ और अपरदन को रोका जा सके। यानी विकरालता कम हो जाएगी तो बाढ़ रुक जाए और अपरदन कम हो जाए, अपरदन को रोकना, ये उद्देश्य था। तो उद्देश्यों की स्थिति समझ में आ गई। विकरालता कम करने के लिए जिससे बाढ़ नहीं आए और अपरदन नहीं हो, इसलिए इसका निर्माण हुआ। दूसरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इसका निर्माण किया गया। भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर घाटी निगम जो इस काम को पूरा करने वाला है, उसकी स्थापना हुई। और ये स्थापना इस योजना में बाराकर नदी पर, इस योजना में जो बाराकर नदी थी, बाराकर नदी पर मैथान, बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी में तिलैया बांध, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, दामोदर नदी पर अधर बांध, दामोदर नदी पर अधर बांध, अधर बांध, बरमो बांध, अगर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध, दुर्गापुर अवरोधक बांध, इतने सारे बांध इस परियोजना के तहत बनाए गए। यानी निगम की स्थापना हुई। इस निगम की देखरेख में बाराकर नदी पर मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध और दामोदर नदी पर अधर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध और दुर्गापुर अवरोधक बांध, इनका निर्माण इस परियोजना में किया गया। इस योजना में बोकारो, चंद्रपुर, इस परियोजना के तहत बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, इनमें 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। 3 जल विद्युत गृह बनाए गए जहां पर जल से बिजली का निर्माण होने का काम होता है, बिजली बनती है। ऐसे बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों की स्थापना की गई। और इस परियोजना से 2500 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का विकास किया गया। नहर प्रणाली जो सिंचाई के काम आती थी, ऐसी नहरें निकाली गई। नहर प्रणाली यानी 2500 किलोमीटर लंबी नहरें इससे निकाली गई, जो इन राज्यों में पश्चिम बंगाल और झारखंड में सिंचाई की पूर्ति करती थी। इस प्रकार 2 परियोजनाएं आज हमने अध्ययन की है, दामोदर घाटी परियोजना और पहली परियोजना भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में अध्ययन किया। अब अगले अध्याय में आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।